हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 11th की प्यारी बच्चों, मैं हूं आपकी टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आप सबको अभी जो फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है उसका वायरल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो पूरा पूरी पेपर को रट लेना है और एग्जाम में एकदम फोड़ के आना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हम लोग बिना समय गवाए सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला और सबसे इजी क्वेश्चन कि 1 जूल इज इक्वेलेंट टू, यानी कि आपका 1 जूल इक्वेलेंट टू, यानी कि 1 जूल किसके समतुल्य होता है? तो 10⁻7 अर्ग के। तो इसका सही आंसर पहला का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। यानी कि निम्न में से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है। ठीक है, भौतिक राशि जिसको हम लोग नाप तोल सकते हैं। ठीक है, तो नाप तोल हम लोग सकते हैं इसको, है ना, मास को, टाइम को, है ना। लेकिन ये किलोग्राम को नाप तोल कैसे सकते हैं? ये तो नाप तोल वाला यूनिट है ना, ये यूनिट है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला डायमेंशन फार्मूला फॉर प्रेशर इज, ये भी तो बता चुके हैं ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? M L-1 T-2। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम पहले भी करा चुके हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हम लोग का सही हो जाएगा, दाब का विमेय सूत्र। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन सबसे इजी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि वेलोसिटी यहाँ पे भी है एक पार्टिकल का जिसका इंस्टेंटेनियस टी समय पर दिया गया है एक इक्वेशन इतना। तो कहता है कि देन द डायमेंशन ऑफ बी, यानी बी का विमेय सूत्र हमको पूछ रहा है जब एक इक्वेशन हमको यहाँ पे दे दिया। बहुत ईजी है, जब यहाँ पे हमको पूछ रहा है बी का तो हम लोग बी वाला और इसके साथ कंपेयर करेंगे। कहीं यहाँ पे ये का डायमेंशन बोलता है तो ये और इसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो भी बराबर हो जाएगा यहाँ पे BT²। बी का हमको डायमेंशन पूछ रहा है तो बी को यहीं रहने देंगे, ये है गुना में, इधर जगह जगह भागा में, तो बी बराबर हो गया V/T²। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। भी मैंने वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? तो मीटर मैंने लेंथ L और T-1 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम है, टाइम स्क्वायर है तो T का पावर 2। ठीक है, ये पावर 2 प्लस में ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो L का L T-1 और यहाँ हो जाएगा T आपका माइनस का 2, है ना। तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो L और -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा यहाँ पे? B का L T-3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हम लोग का सही हो जाएगा। कितना ईजी है, एक क्वेश्चन इस तरह से आपका फिक्स आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है? एक रनर है जो कवर करता है एक सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस यहाँ पे दे दिया है r है। ठीक है, इन आपका 40 सेकेंड, है ना। देखिए यहाँ पे कहता है कि एक जो यहाँ पे रनर है, मतलब एक धावक है, ठीक है, वो एक सर्कुलर पाथ जो जिसका रेडियस r है उसको 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना लगता है टाइम? 40 सेकेंड। ठीक है, तो कहता है हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, है ना। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद, 2 मिनट 20 सेकेंड यानी कहने का बात कहीं देखा जाए तो 2 मिनट में कितना सेकेंड होता है? तो आपका 120 सेकेंड होता है ना 2 मिनट में, और फिर इधर एक्स्ट्रा 20 सेकेंड है। 2 मिनट में 120 सेकेंड और इधर 20 सेकेंड एक्स्ट्रा। ठीक है, इस तरह से हुआ। तो यहाँ पे 40 सेकेंड लगता है उसको एक चक्कर लगाने में, तो 2 चक्कर लगाने में 80 सेकेंड और 3 चक्कर में लगाने में उसको हुआ 120 सेकेंड। तो 3 चक्कर लगाने के बाद यानी 120 सेकंड के बाद वो वहाँ आ जाएगा, फिर 20 सेकंड और वो घूमता है तो 20 सेकंड यहाँ पे आधा आधा दूरी, क्योंकि 40 सेकंड लगता है ना, तो आधा दूरी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखा जाए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो इस डिस्टेंस से वो चला और लास्ट में रुका इस डिस्टेंस में, यहाँ पे रुका। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखा जाए, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ना, तो यहाँ है, यहाँ तक r है, तो ये हो जाएगा आपका 2r और इधर भी r, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2r। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा 2r, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों क्या कहता है एक बॉडी है जो स्टार्ट करता है एट अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से, कहता है जिसका एक्सेलरेशन इतना है, तो कहता है इसका वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में को कंफर्म आएगा। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे दे दिया, देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दे दिया यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे हमको फाइनल वेलोसिटी यानी भी पूछ रहा है, टाइम दे दिया आपका 10 सेकेंड। तो आप लोग पढ़ें भी बराबर U+AT। भी हमको पूछ रहा है u का वैल्यू है 20 प्लस ए का वैल्यू है 2, टाइम है आपका 10, 10 दूनी 20 और 20 40, तो 40 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। फॉर अ पार्टिकल इज गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स, है ना, जिसमें से क्या बोलता है कि आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जाहिर सी बात है, उसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो होता है वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? 7वां का सही हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है 2 कार है,
दोनों रन कर रहा है, एक का वेलोसिटी इतना है, एक दूसरे का इतना है, ठीक है। तो कहता है इसका रिलेटिव वेलोसिटी एक कार का विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, जब कंडीशन दाना है दोनों ईस्टवर्ड है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। जब भी सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों का माइनस हो जाता है। 60 में 45 घटाएंगे तो आएगा 15। तो ऑप्शन नंबर ये, कहीं यहाँ पे सेम डायरेक्शन ना हो के ऑपोजिट रहता है, जैसे दोनों ईस्ट ना हो के, एक के बोलता है ईस्ट जा रहा है, एक वेस्ट जा रहा है, ऑपोजिट, तो दोनों जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेम डायरेक्शन है तो ये घटेगा, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि आ पार्टिकल्स मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज ट्रू, है ना। कहता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक पार्टिकल्स घूम रहा है, तो इन चारों में से कौन सही होगा, यानी कि एक कण एक समान वेग से गतिमान है, तो इस कण की गति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 9 का सही आंसर जगह कि इसका एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि इसका त्वरण 0 होगा, ये सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे कहता है कि फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम, कहता है इन अ केस ऑफ मोशन विथ, यानी कि निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रतापूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का एक प्रकरण है, ठीक है। कौन सा केस है, एक तरह से 10वां का सही आंसर यहाँ पे एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक समान त्वरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक बॉडी है, स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, ट्रेवल करता है पॉइंट बी तक, है ना, डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर, कहता है फिर रिटर्न आता है, फिर रिटर्न आ जाता है ये पे, तो कहता है कि इसको लगता है 1 आवर टाइम, तो कहता है इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। अरे यार वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट देखो हो गया 0, यहाँ से यहाँ तक आ गया तो 0 हो गया, 0 बटा कुछ करेंगे 0 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा, ठीक है। और प्रयास कीजिएगा आपका 2 क्वेश्चन 0 वाला पूछा जाएगा और 99.9% वाला 0 वाला ही सही रहेगा, तो बिना सोल्यूशन का भी आप मार सकते हैं 0 को, है ना। लेकिन देख लेना, हम कंफर्म नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ 0 कहीं रहेगा, 0 वाला ही सही रहता है, हम 5 साल से देख रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा इसका 11 का सही हो जाएगा। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, निम्न में से कौन सा अदिश राशि नहीं है, यानी सदिश है, तो यहाँ आवेग, आवेग, ठीक है, इम्पल्स। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 12 का हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि एक बॉडी है जो ट्रेवलिंग कर रहा है एक सर्कल में एट कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ, तो इसका क्या होगा, तो इसका एक्सेलरेशन इनवर्ड होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई पिंड कहीं एक समान चाल से वृत्त में गति कर रहा है तो इसका त्वरण अंदर की ओर होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि प्रक्षेप्य गति के लिए निम्न में से कौन सा स्थिर रहता है। तो आपको हम हर एक वीडियोस में बताए हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा ना, यानी वेग का क्षेत्रीय घटक जो हमेशा आपका स्थिर यानी कांस्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे वेक्टर का यहाँ पे मोड ले लिया है a प्लस बी बराबर है यहाँ पे a माइनस बी, तो कहता है जो एंगल होगा a और b के बीच में वो कितना होगा, तो हमेशा ध्यान देना ये आपका जो हो जाने वाला प्यारे दोस्त, तो 15 का सही आंसर आपका 90 डिग्री, यानी कि 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ नल वेक्टर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा हम लोग का सही हो जाएगा, ये इसका नल वेक्टर का प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इन अ केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हाईएस्ट पॉइंट पर जो एंगल होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में वो कितना हो गया प्यारे दोस्तों, तो वो हमेशा रहेगा यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पर, तो 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स, कहता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा किसी भी बॉडी पर एक्टिंग करेगा अंडर गोइंग सर्कुलर मोशन, है ना, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा प्यारे दोस्तों वो क्या लगेगा, तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका m⍵² यानी 18 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अनुवृत्तीय गति से गुजरने वाली पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल कितना होता है, m⍵²r, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि विच न्यूटन्स लॉ इज अ रियल ऑफ मोशन, न्यूटन के कौन सा गति विषयक नियम की जो है वास्तविक नियम है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना, न्यूटन का द्वितीय नियम। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे 19 का हम लोग का क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है, कहता है मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास m, कहता है डिस्क्राइब किया गया y बराबर ut प्लस हाफ GT² से, तो कहता है इस पर जो फोर्स लगेगा पार्टिकल्स पर वो कितना लगेगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो इसको हम डायरेक्ट आंसर ही बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाने वाला आपका 20 का वो हो जाएगा आपका mg, क्या हो जाएगा mg, यहाँ पे फोर्स लग रहा है ना, तो फोर्स बराबर F बराबर ma जनरली होता है, तो यहाँ हो जाएगा mg, ठीक है। ज़्यादा डीप में हम नहीं जा रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा mg, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हम लोगों का 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑन अ शॉर्ट टाइम, है ना,
कहता है कोई बॉडी है जिस पर बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगता है, तो जो इम्पल्स इम्पार्ट होगा वो इक्वल टू होगा किसके चेंज के, तो चेंज इन मोमेंटम को, यानी संवेग के जो होगा परिवर्तन के बराबर होगा। कब? जब किसी पिंड पर जो एक बड़ा बल बहुत ही कम समय के लिए आरोपित होगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे संवेग यानी मोमेंटम, ऑप्शन नंबर दूसरा की इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि आ कॉर्क मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी कॉर्क इज, कहने का मतलब कि 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कॉर्क पानी में तैर रहा है। ठीक है, पानी में तैर रहा है कॉर्क, तो इस पर जो कार्य होगा नेट बल वो कितना होगा प्यारे दोस्तों, नेट फोर्स 0 लगेगा तभी ये तैरेगा। ज़्यादा रहता तो ऊपर चल जाता और ज़्यादा रहता तो नीचे आ जाता, है ना, तैरता नहीं, तैरेगा तब जब नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। तो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है रोलिंग फ्रिक्शन ही तो हमेशा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन आप सभी का यहाँ पे लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, है ना, यानी कि लौटनी घर्षण हमेशा सर्पी घर्षण से कम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि ये इससे एगो फिक्स कर लो, देखो अब बाद में नहीं बोला भाई ये नहीं बताए थे। कहता है कि एक बुलेट है जिसका मास है आपका 40 ग्राम, कहता है कि इसका गन है 8 kg। ठीक है, कहता है वेलोसिटी है इतना, तो कहता है कैलकुलेट द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन। इसका फॉर्मूला था आपका M1V1 बराबर होता है माइनस M2V2। ठीक है, M1V1 किसी का भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे बुलेट का मास है 40 ग्राम, तो ग्राम को बदलना पड़ेगा kg में, तो यहाँ पे 40 इंटू के जी में बदलेंगे, 10⁻³ से गुना करेंगे। ठीक है, फिर इंटू बुलेट का वेलोसिटी दिया है क्या, है ना, तो यहाँ पे कहता है कि फायर अ गन मास इतना विथ अ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी किसका है, ये 800 मीटर पर सेकेंड बुलेट है ना जाएगा जी, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 800 मीटर पर सेकेंड। मास टू कितना है इसका, गन का मास है 8, तो गन का वेलोसिटी पूछ रहा है, कैलकुलेट द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन का वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी कि V2 पूछ रहा है, बस सिंपल है। 8 है गुना में, इधर जगह भागा में, है ना, 8 का 8 800, 100 बार में ही कटेगा। ठीक है, सिंपल है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, 40 है, यहाँ पे देखो 10 पर पावर है कितना आपका -3 है, यहाँ पे कितना आपका 10 पर पावर, एक तरह से इसको हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, 10 पर पावर 2, यहाँ पे -3, तो -3 में से 2 यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, -3 में +2 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे -1 है, -1 को हम लोग यहाँ पे नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा +1। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से 0 तो खाली बचा 4, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, -4 वहाँ पे साइन दिखाता है कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, सो तो 24 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। बना सकते हैं एक क्वेश्चन फिक्स है इसे, मतलब क्या बोलते हैं यार आपका डिजिट चेंज करेगा लेकिन बाकी सेम पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आप ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस, है ना, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसको एकदम समतल सतह पर रखा गया, कहता है इस पर फोर्स जो अप्लाइड होता है टू मूव इट पैरेलल टू दी सरफेस, है ना, तो कहता है जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा वो क्या होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो डेवलप होगा प्यारे दोस्तों, वो यहाँ पे जो होने वाला है 25 का आंसर हो जाएगा आपका मास ऑफ द बॉडी, है ना, कि जितना ज़्यादा इसका मास होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, यानी कि पिंड के द्रव्यमान का, ठीक है, समानुपाती होगा यहाँ पे जो विकसित घर्षण बल होगा, सो, है ना, कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है एक बॉडी है जो बीइंग राइज्ड अ हाइट h, है ना, दिस सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ से किसी बॉडी को h हाइट तक उठाया जाता है ना, तो कहता है इस पर जो साइन होगा वर्क डन का वो क्या होगा, किसके लिए, तो अप्लाइड फोर्स के लिए और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो जब फोर्स के लिए जो यहाँ पे वर्क डन होगा, है ना, तो ऊपर ले जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऊपर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो भी किधर लगेगा, तो आपका ऊपर ही लगेगा, सेम डायरेक्शन में लगेगा, तो ये लगेगा पॉजिटिव, है ना। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, इसको ले जा रहे हैं हम लोग ऊपर, है ना, वर्क डन ऊपर हो रहा है, ये नीचे है, तो यहाँ पे बनेगा 180 डिग्री, तो ये जगह आपका नेगेटिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही होगा। अब क्यों, क्योंकि वर्क डन बराबर होता है FS cos थीटा, यानी FS cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर और फोर्स भी लगेगा ऊपर, जब अप्लाइड फोर्स है तो फोर्स भी ऊपर लगेगा ना, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे है 0, 0 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू देगा ना। और यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम लोग उठा रहे हैं ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, लेकिन फोर्स लग रहा है नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एंगल बन रहा है 180 डिग्री, तो यहाँ पे cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, cos 180 का वैल्यू भी यहाँ पे एक तरह से होता है आपका मान लो 0 ही होता है यहाँ पे, है ना, cos 0 का वैल्यू होता है आपका 1 और cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। ठीक है, तो -1 से किसी चीज़ को गुना करेंगे नेगेटिव होगा ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जो वर्क परफॉर्म होगा ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, है ना, जो वर्क होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, तो आपको पता है W बराबर FS cos थीटा,
फोर्स पर डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, है ना, एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, हाँ इनिशियल वेलोसिटी पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। कितना आसान है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी वस्तु के प्रारंभिक वेग पर कभी भी जो होता है वो कार्य डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसको तो एकदम याद कर लेना है। यहाँ पे कहता है कि फॉर अ मूविंग पार्टिकल जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, कहता है उसका मोमेंट p है, मोमेंटम p है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m, इसको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, सही हो जाएगा। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला। अब 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक बॉडी है जिसका मास यहाँ पे 10 kg है, हाइट इसको 2 मीटर उठाया गया है, यूनिफॉर्म स्पीड इतना है, तो टोटल एनर्जी कितना होगा। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ mv² प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे हाफ mv² प्लस क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, सिंपल है। mgh हाफ का हाफ, मास है कितना 10 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 2 का स्क्वायर 4, सिंपल है, प्लस m मास कितना है 10, g का वैल्यू कितना है 9.8। ठीक है, 10 ले लें क्या, 9.8 की जगह अच्छा रहेगा, 10 ले लें, नहीं 9.8 ही लेते हैं। ठीक है, 9.8 लो, सॉल्व करते हैं फिर लास्ट में देखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना लेंगे प्यारे दोस्तों, तो 9.8, 9.8, फिर एच हाइट कितना है इसका है 2, सिंपल है। देखो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे होगा 10 दूनी 20 प्लस, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ है 9.8, 9.8 है, यहाँ है 10, तो 9 यहाँ गुना कर दें, 8 दूनी 16 का 6 बचा 1, 9 दूनी 18, 1 19, 19.6 इंटू 10। ठीक है, 10 से गुना करेंगे 19.6 से, तो यहाँ होगा आपका 20 प्लस 196, 196 में कहीं 20 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 216, सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट होता है वाट, है ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे 30 का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि जो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, वो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी कि कोणीय संवेग होता है। 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि एक पार्टिकल है जो परफॉर्मिंग करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हैज़ आपका एंगुलर मोमेंटम एल है, तो कहता है इफ़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल और काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, तो कहता है कि देन द न्यू आपका एंगुलर मोमेंटम इसका हो जाएगा L/4, इसको आधे कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कहता है कि इफ द टोटल आपका जो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम है वो क्या होगा, है ना। तो यहाँ कहता है कि किसी निकाय के दरम्यान केंद्र का वेग नियत रहता है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो कहता है निकाय पर जो कार्यरत कुल बाह्य बल होगा, है ना, वो कितना होगा। तो 33 का सेंस हो जाएगा 0। ठीक है, हम बोले क्या कि 0 जो नजर आएगा 0 टिक मारना है। अगला कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज, तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा यानी गुणनफल होगा किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एंगुलर एक्सेलरेशन का, वो आपका हो जाता है टॉर्क। क्या हो जाता है, टॉर्क। ठीक है, यानी कि जड़त्व आघूर्ण और आपका कोणीय त्वरण का जो गुणज होता है उसको बल आघूर्ण हम लोग कहते हैं। 34 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर कहीं दिया मास m रेडियस r अबाउट द डायमीटर इज, तो इसका जो डायमीटर हो जाएगा 2/5 mr²। इसको याद करना है। ठीक है, हम शायद एक वीडियोज़ में गलती से ये बता दिए थे तो वो गलत होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि जो वर्क इज रिप्रेजेंटेज है, तो वर्क कैसे रिप्रेजेंट होता है यार, W बराबर क्या होता है F.S। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा हम लोग क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, जो वैल्यू ऑफ G एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तो सेंटर ऑफ अर्थ पर वैल्यू G का वैल्यू होता है 0। ठीक है, सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे 37 का हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि जो स्केप वेलोसिटी होगा फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, है ना, वो क्या हो जाएगा। तो इसका सेंस हो जाएगा आपका √अंडर आपका 2GRE। ऑप्शन नंबर दूसरा 38 का हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन आपका जो है वो स्केल, है ना, दिया है 40 डिग्री सेल्सियस। तो कहते हैं जो टेम्परेचर होगा वो फॉरेन हाइट में वो क्या होगा। तो देखो डिग्री फॉरेन हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना है 40 प्लस 32, है ना, सिंपल है। 5 कम 5 5 8 40, 9 8 72 प्लस 32 कितना हो गया, 2 2 4 7 3 10, 104। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम यानी तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल है। यहाँ पे ये 40वां क्वेश्चन है, इसमें से और हम लोग 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। कहता है स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, है ना, यानी कि हवा में जो ध्वनि का
वेग होता है प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो इस इंक्रीज विथ इंक्रीज ह्यूमिडिटी है ना, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, आर्द्रता कहीं बढ़ेगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि 40 का सेंस हो जाएगा तीसरा। और हम लोग इसी में 40 देखने वाले हैं, इसलिए पूरा पूरी बने रहना है। और इसके बाद तुरंत एक वीडियो और आने वाला है फिजिक्स का, और इसी तरीके से 2 वीडियो फिजिक्स का हो जाएगा, 2 वीडियो आपको केमिस्ट्री का मिलने वाला है। ठीक है, इतना ही पढ़ के जाना है, और आप पहले तो पढ़े ही होंगे और गर्दा उड़ा के आना है। तो हम लोग के सामने नया 40 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, हम लोग को तेजी से देखना है। कहता है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ, यानी कि जो कार्य का विमेय सूत्र होता है सेम वही विमेय सूत्र इसमें से किसका होता है, तो वही विमेय सूत्र एनर्जी का होता है, यानी कि ऊर्जा का होता है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जी, यानी कि कैपिटल जी का आपका यहाँ पे विमीय सूत्र क्या होता है, तो इसका दूसरे का सही आंसर हो जाएगा एम आपका -1 L³ T-2। दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो बता चुके हैं किलोग्राम, इनमें से कौन सा भौतिक राशि नहीं, तो आपका किलोग्राम आपका एक भौतिक राशि नहीं, ये यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे तीसरा का हम लोग का क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है विच ऐसा यूनिट इज यूज टू मेजर लुमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला है ना, ज्योति तीव्रता को मापने के लिए हम लोग कैंडेला का यूज करते हैं CD का। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ व्हाट कैन बी से अबाउट दिस वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन होगा इट्स चेंजिंग, है ना, इसका वेलोसिटी चेंज करते रहेगा। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में एक समान गति से चलता है तो उसका वेग हमेशा बदलते रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर, इनमें से कौन सी जो है वो एक सदिश राशि, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है आपका यानी कि आपका जो वेग है वो एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला देखो सातवां नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है विच इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी, यानी कि भी जब हमको इनिशियल वेलोसिटी u दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट यानी s दिया रहेगा, एक्सेलरेशन यानी ये दिया रहेगा, तो हम लोग को भी निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो आप लोग पढ़े होंगे एक फार्मूला कि v² बराबर u² प्लस 2as, तो v² हमको निकालना है, u² का देखो यहाँ है, मैंने u का वैल्यू है, 2 का 2 है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये फार्मूला आपका सबसे सटीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोग का सातवां का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रारंभिक वेग आपका विस्थापन और त्वरण ज्ञात हो तो अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा समीकरण का यूज करेंगे, v² बराबर u² प्लस 2as। अगला देखिए यहाँ पे कहता है कि इफ टू वेक्टर आर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट, है ना, मैग्नीट्यूड एंड आपका अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो कहता है देयर रिजल्टेंट इज, कहने का मतलब दो वेक्टर है इक्वल मैग्नीट्यूड है, यानी मान लो 5 5 है लेकिन डायरेक्शन आपका अपोजिट है, तो एक 5 हो गया एक -5, तो ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर सी आठवां का हम लोग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। कितना ईजी है। अगला कहता है दी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज, है ना, तो दी स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, है ना, दी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज डॉट प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 9 का हम लोग का सही हो जाएगा, यानी कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल को हम लोग बिंदु गुणनफल के रूप में जाना जाता है। तो 9 का सेंस और ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वाला आपका रहता है कांस्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे प्रक्षेप गति में वेग के क्षेत्र क्या रहता है, नियत रहता है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक बॉल है, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बहुत बार करा चुके हैं। एक बॉल है जिसका मास m है, इसको रिजिट करें बाल, यानी कि वाल पर इसको टकरा रहे हैं बॉल को, कितना वेलोसिटी से, तो u वेलोसिटी से। कहता है कि ये रीबाउंस होता है फिर वापस आता है सेम स्पीड से, तो कहता है इस पर इम्पल्स जो होगा वो कितना होगा, तो आप लोग पढ़ेंगे इम्पल्स जो यहाँ पे होता है, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम को ही हम लोग बोलते हैं इम्पल्स, यानी कि फाइनल, है ना, फाइनल मोमेंटम, है ना, फाइनल मोमेंटम यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो पी बराबर होता है एम भी। ठीक है, तो इसका मास पहले एम था, वेलोसिटी इसका था यू। ठीक है, माइनस का यहाँ पे क्या है, तो आपका माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फाइनल वाला है, फाइनल फाइनल वाला क्यों है, क्योंकि इधर आ रहा है, तो इसका मास हो गया, मतलब मास एम है और यहाँ पे यू हो गया माइनस यू, क्यों, क्योंकि इसका अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए। फिर माइनस का माइनस, आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, मास एम था, वेलोसिटी यू था, तो माइनस एम यू और माइनस एम यू हो जाएगा आपका -2mu। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोग का 11 का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं ना, यानी कि यहाँ पे निम्न में से किसे जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है, तो न्यूटन के पहला नियम को, ठीक है, पहला गति के नियम को। कहता है चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, है ना, तो फोर्स इनटू टाइम, ऑप्शन नंबर बी से होगा, यानी कि संवेग में परिवर्तन बल इनटू समय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का बी का क्या हो जाएगा, मतलब 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कॉर्क
ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग करता है वाटर पर, तो नेट फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, 0। ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना। हम अभी पहले भी इसको करा चुके हैं, ठीक है। तो 14 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला बोलता है कि एनर्जी इज है ना, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है ना, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो वही कहता है कि ऊर्जा जो है वो क्या है, तो कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्या है, तो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा हम लोग का, 15 का सही हो जाएगा। अगला बोलता है कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, देखो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या देगा, यानी एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, वर्क डन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल क्या देता है, तो कार्य देता है, किया गया कार्य देता है। ये तो बहुत बार आपको हम करा चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसमें से क्या होता है, तो इसमें से ओनली आपका मोमेंटम इज कंजर्व्ड रहता है, ठीक है, यानी कि आपका अप्रत्यास्थ टक्कर में केवल संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि इफ ऑन आपका एथलीट है वो 500 जूल ऑफ वर्क करता है 4 सेकंड में, तो इसका पावर क्या होगा, पी बराबर क्या होता है, W/T, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन होता है 500 जूल, टाइम है 4 सेकंड, तो काटेंगे तो आ जाएगा 125, है ना, 125 है ना आएगा, 125 चौका कितना होता है आपका 500, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोग का क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटीज, अभी तो कुछ देर पहले इसको हम करा चुके हैं, तो इसका सेंस हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, यानी कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल को हम लोग कोणीय संवेग कहते हैं। अगला यहाँ पे कहता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन एक तरह का रेडियस यानी लेंथ ही है ना, तो रेडियस ये है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मीटर होगा इसका, ठीक है। 20 का सेंस हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है ना, परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रा क्या होगा, एम यानी मीटर। कहता है कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो इक्वल टू होगा, किसके इक्वल टू होगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 21 का हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की, ठीक है। अगला कहता है यहाँ पे कि कहता है इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर मास एम और रेडियस आर है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर होगा एम आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे 22 का हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 22 का जो सही आंसर हो जाने वाला है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाने वाला है ना 22 का, वो जाना, इसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग, है ना, देख सकते हैं क्या, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हम लोग हमारे अनुसार से बी होना चाहिए, बाकी एक बार इसको गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है विच लॉ डिस्क्राइब दी आपका ऑर्बिटल, है ना, ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट अराउंड दी सन, तो केपलर लॉ दर्शाता है। कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है, तो केपलर का नियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहता है कि वेयर विल इट बी आपका प्रॉफिटेबल, कहता है टू आपका परचेज 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, है ना, यानी कि 1 किलोग्राम हमको चीनी लेना है, 1 किलोग्राम चीनी खरीदना कहाँ लाभदायक होगा, तो ये आपका यहाँ पे इक्वेटर पर लाभदायक होगा, और बेचना कहाँ पे लाभदायक होगा, तो पोल पर, तो दोनों याद रखना, खरीदना इक्वेटर पर, बेचना पोल पर, तो यहाँ पे बोलता है आपको परचेज करना है, खरीदना है तो इक्वेटर पर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही होगा, ठीक है, भूमध्य रेखा पर, ठीक। अगला बोलता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इजा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल एक यहाँ पे लंबी दूरी का एक बल है, ठीक, यानी 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है दी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज, तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड होता है आपका स्ट्रेस, ठीक है, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आपका प्रत्यानयन बल को किस रूप से जानते हैं, तो हम लोग प्रतिबल के रूप से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जो आपका हुक्स लॉ होता है वो स्टेट्स दैट, वो क्या कहता है, तो ये कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये कहता है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। हुक का नियम कहता है कि प्रतिबल विकृति के आपका अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है लिक्विड प्रेशर डिपेंड अपॉन, लिक्विड प्रेशर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो वो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम पर डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी वो तरल के स्तंभ की ऊंचाई पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट, यानी कि जो सरफेस टेंशन का यूनिट होता है वही यूनिट किसका होता है, तो वही यूनिट सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया का होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोग का सही हो जाएगा, यानी पृष्ठ तनाव की इकाई डैश के समान होती है प्रति इकाई क्षेत्र के सतह की ऊर्जा की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि इन विच सब्सटेंस डज आपका कंडक्शन मोड हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, कंडक्शन मोड में हम लोग यहाँ पे सॉलिड में हम लोग कंडक्शन से ये करते हैं, उसको गर्म करते हैं, ठीक है, चालन विधि से, तो 30 का सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि किस पदार्थ में ऊष्मा स्थानांतरण चालन विधि से होती है, तो ठोस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हाईएस्ट स्पेसिफिक की कैपेसिटी होता है यहाँ पे डी, यानी वाटर में, ठीक है।
निम्न में से किस पदार्थ में विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिकतम होती है? तो पानी में। ऑप्शन नंबर डी से होगा। अगला कहता है द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ऊष्मागति का शून्य कोटि नियम किसकी अवधारणा देता है? तो वो तापमान की अवधारणा देता है। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला कहता है इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन जो होता है वो किस सिस्टम का, वो क्या था? जीरो। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? 33 का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा किसी भी मॉलिक्यूल का ऑफ अ गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो किसका होगा? तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। ऑप्शन नंबर सी से होगा, यानी कि गैस के अणुओं का औसत ऊर्जा डैश के अनुक्रमानुपाती होता है तापमान के। अगला कहता है कि आकार, कहता है इफ कार टायर आर हॉट, गर्म हो जाता है कहीं कार का टायर, तो कहता है कि प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन दैम वुड बी, तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो 35 का सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि यदि कार का टायर गर्म होता है और उसमें गैस के अणुओं का दाब क्या हो जाएगा? तो ऊंच हो जाता है। ठीक है, कहीं गर्म हो गया तो। अगला कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कांस्टेंट हमेशा एम्पलीट्यूड रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से होगा आयाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो 37 का सेंस हो जाएगा यहाँ पे इलास्टिसिटी। निम्न में से कौन सी आपका एसएचएम की एक आवश्यक शर्त है? तो प्रत्यास्था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है विच फिजिकल क्वांटिटी डज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम रिप्रेजेंट, तो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एसएचएम को? तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से। तो 38 का सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी एसएचएम का आयाम किस भौतिक राशि से दर्शाया जाता है? एकदम विस्थापन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है व्हाट टाइप ऑफ वेव आर प्रोड्यूस इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ, आपका देखो यहाँ पे ऑर्गेन पाइप, देखो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ही गलत है। ऑर्गेन पाइप में होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, यहाँ पे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में होता है आपका ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो नियम से देना चाहिए ऑप्शन ए एंड बी दोनों, लेकिन कहीं इस तरह से दे तो आपको सही करना लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लास्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ बीट्स, है ना? तो यहाँ पे 40 का सेंस हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ध्वनि तरंगों का कौन सा जो गुण है वो उसके निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? आयाम। ठीक है, तो ये टोटल 80 क्वेश्चन हमने देखा। एक वीडियो और देने वाले फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, इसी तरीके से 2 वीडियो थोड़ा स्पीड में उसको देख के और खत्म करना है, और एकदम 40 में से आपको 35 प्लस सही करके आना है। हमारी बेस्ट ऑफ लक, हमारी शुभकामना आप सबों के साथ है। ठीक है दोस्तों।